हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू IXMB। आई होप आप सब अच्छे हैं। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा करंट अफेयर वो है 25 अगस्त का। तो जैसा कि आपको पता है, शुरू करने से पहले आई डू कीप रिमाइंडिंग दैट डू नॉट फॉरगेट टू डाउनलोड द PDF ऑफ दिस लेक्चर फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड ऑल्सो शाम को यू विल गेट BPDA फ्रॉम द वेबसाइट दैट इज़ IXMB.com। तो दोनों मिलके वीडियो एंड BPDA, this will complement your comprehensive preparation for current affairs for all the banking exams. Let's begin. So पहला न्यूज़ है हमारा नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड 2022। तो देखो ये न्यूज़ से ज़्यादा स्टैटिक है, बिकॉज देखो न्यूज़ पे क्या है अभी, एप्लीकेशन इनवाइटेड ऑनलाइन थ्रू नेशनल अवार्ड पोर्टल। मतलब किसी को अभी तक अवार्ड नहीं मिला है, उसका जो एप्लीकेशन है उसको गवर्नमेंट ने इनवाइट किया है। बट अभी कुछ दिनों बाद जिन लोगों का बैंकिंग एग्ज़ाम है, फॉर एग्जांपल नाबार्ड, उनके लिए ये जानना ज़रूरी है कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंडर में आता है आपका नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड। ठीक है, तो ये RGM कब लॉन्च हुआ था? ये दिसंबर 2014 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, तो इसमें और भी क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि इंडिया को एक तो बहुत अच्छा जो कैटल ब्रीड्स है वो अलग अलग जगह पहुंचाना, मतलब राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंडर में। दूसरा है गोकुल ग्राम। अभी गोकुल ग्राम क्यों है? गोकुल ग्राम इसलिए है क्योंकि 14.5% ऑफ द वर्ल्ड्स कैटल पॉपुलेशन, ठीक है, वो कहाँ पे है? इंडिया में है। एंड 83% ऑफ द इंडिजीनियस पॉपुलेशन भी कैटल का इंडिया में है। सो इन दैट सेंस इस पर्टिकुलर सेक्टर को इम्प्रूव करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑल्सो ऑन द अदर हैंड मिल्क प्रोडक्शन, मतलब उसके इकोनॉमिक वैल्यू को टैप करना, एंड दैट इज़ द रीज़न राष्ट्रीय गोकुल मिशन इज़ देयर, राइट। तो ये एक छोटा मोटा ऑब्जेक्टिव था एंड इसमें अलग अलग कैटेगरी है। मतलब अभी हम वापस आते हैं हमारे अवार्ड्स में जो अभी के एग्जाम्स के लिए आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल्स, नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड 2022 इन दी फॉलोइंग कैटेगरी। ठीक है, ये 3 कैटेगरी है। एक तो है बेस्ट डेयरी फार्मर रेयरिंग इंडिजिनियस कैटल, दूसरा है बेस्ट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक, एक है बेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी, डेयरी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरी में ये अवार्ड दिया जाएगा। आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ पे, वो है आज़ादी क्वेस्ट। तो देखो आज़ादी क्वेस्ट का बैकग्राउंड कुछ ऐसा है, जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे, उन्होंने बोला है कि एंगेज एंटरटेन एंड एडुकेट पीपल थ्रू टॉयज एंड गेम्स। क्या है, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे आर वेरी फॉन्ड ऑफ टॉयज। ऑन द अदर हैंड छोटे बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट डिपेंड करता है कि हम उनको कैसे सिखा रहे हैं एंड हमको क्या सिखा रहे हैं, राइट। तो नेशन का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, क्योंकि यही छोटे बच्चे आगे चल के देश चलाएंगे, आगे चल के यही वर्कफोर्स को ज्वाइन करेंगे, करेक्ट। तो इन दैट सेंस PM का ये था मंत्रा बोल सकते हो, एंगेज एंटरटेन एंड एजुकेट। तो उसी लाइन पे श्री अनुराग ठाकुर जो कि मिनिस्टर कंसर्न है, उन्होंने आज़ादी क्वेस्ट एक ऑनलाइन एजुकेशनल गेम बेस्ड ऑन इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल को लॉन्च किया है। ठीक है, इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल। अभी इसके लिए एक MOU साइन हुआ है, किसके किसके बीच में? एक तो पब्लिकेशन डिवीजन एंड जिंगिया इंडिया। ठीक है, तो ये वो कंपनी है जो गवर्नमेंट के लिए ये ऐप्स डेवलप कर रही है। साइंस MOU टू मार्क द लॉन्ग ईयर पार्टनरशिप टू कमेमोरेट आज़ादी का अमृत महोत्सव थ्रू सीरीज ऑफ मोबाइल गेम्स। ठीक है, अदर इन्फॉर्मेशन हम थोड़ा सा जान लेते हैं इस सेक्टर के बारे में कि ये सेक्टर कैसे परफॉर्म कर रहा है। हैज़ रिजन टू स्टॉम अमॉन्ग द टॉप 5 कंट्रीज इन द गेमिंग सेक्टर। तो ऑल्दो देखो ये जो गेम्स है, जो जो बहुत पॉपुलर गेम्स है, राइट, वो किसी भी इंडियन कंपनी द्वारा नहीं है। ऑल्दो इंडियन कंपनीज़ के जो गेम है वो इंडिया में तो है पॉपुलर, बट दुनिया में नहीं है। फॉर एग्जांपल आप टेंसेंट को ले लो, टेंसेंट के जो गेम्स है वो US में भी खेला जाता है, वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी खेला जाता है, वो इंडिया में भी खेला जाता है, मतलब वो बहुत पॉपुलर है। ऑन दी अदर हैंड जो इंडियन कंपनीज़ का गेम्स है वो नहीं खेला जाता। इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट, इंडिया स्टैंड्स एट द टॉप 5 कंट्री इन द गेमिंग सेक्टर। ठीक है, द गेमिंग सेक्टर हैज़ ग्रोन 28% इन 2021 alone. ठीक है, then the number of online gamers have risen by 8% from 22-21, and by 23 the number of such gamers is expected to reach 45 crore.
ठीक, मतलब यहाँ पे आप 1/3 पॉपुलेशन के आसपास आप बोल सकते हो जो गेम खेलता है। नाउ अब गेम खेल रहा है मतलब इसके पीछे कुछ इकोनॉमिक वैल्यू होगा, राइट? तो इकोनॉमिक वैल्यू को टैप करने के लिए ये सारे चीज़ को किया जाता है, ठीक है? तो आपको याद क्या रखना है, एक है आज़ादी क्वेस्ट, क्या है, एक मोबाइल ऐप है, राइट? ऑनलाइन गेमिंग ऐप है, एंड ये किसके थ्रू हुआ है? MOU बिटवीन पब्लिकेशन डिवीजन एंड जिंगिया इंडिया के बीच में। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ पे, वो है ट्राइपेट्रेट MOU साइन, ठीक है? तो ये जो MOU है ये 3 लोगों के बीच में है। कौन है वो 3 लोग? एक तो है नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड, दूसरा है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तीसरा है रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL। तो ये तीनों ने क्यों साइन किया है? फॉर स्विफ्ट डेवलपमेंट ऑफ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स अंडर दी भारतमाला परियोजना अक्रॉस द कंट्री। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ ये भारतमाला परियोजना कब लॉन्च हुआ है, ठीक है? व्हेन वाज भारतमाला परियोजना लॉन्च्ड? अभी इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू सेंट्रलाइज फ्राइट कंसोलिडेशन एंड रिड्यूस लॉजिस्टिक कॉस्ट फ्रॉम 14% टू लेस दैन 10% ऑफ GDP एट पार विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ठीक है? तो देखो लॉजिस्टिक जितना स्मूथ होगा, लॉजिस्टिक जितना अच्छा होगा, हम बोल सकते हैं कि देश में जो गुड्स मूवमेंट है वो स्विफ्ट होगा, एंड वो स्विफ्ट हुआ तो ऐसा भी हो सकता है प्राइस कम हो रहा है, शेल्फ लाइफ बढ़ सकता है, एंड इसके मल्टीपल अदर्स इकोनॉमिक बेनिफिट भी है, ठीक है? ये तो एक छोटा सा एग्जांपल हो गया। फॉर एग्जांपल आप फूड्स का सोच लो, अगर फूड्स के मूवमेंट को स्पीड अप किया गया या करा जा सका देन उसका शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगा। जहाँ एक फ्रूट मान के चलो 5 दिन रहता था, जस्ट बिकॉज नाउ इट कैन फ्रीली मूव थ्रू वन कॉरिडोर टू अनदर कॉरिडोर एंड इज़ अवेलेबल एट दी फास्ट पेस इन दी मार्केट, मतलब उसको 1-2 दिन एक्स्ट्रा मिल रहा है मार्केट में, तो उसका शेल्फ लाइफ तो बढ़ा हुआ है। सो इन दैट सेंस ये जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है इसका बेसिक ये ऑब्जेक्टिव यही है टू रिड्यूस्ड कॉस्ट, ठीक है? टू रिड्यूस लॉजिस्टिक कॉस्ट। अब लॉजिस्टिक कॉस्ट में कमी आया तो बहुत सारे उसके अदर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं, जो 1-2 रीजंस मैंने आपको दिए, ठीक है? तो यहाँ पे आप चीज़ समझो कि जो नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड है ये कौन है? ये है एक स्पेशल पर्पस व्हीकल ऑफ द NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट मॉर्थ, ठीक है? दूसरा इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये कौन है? इज एन अथॉरिटी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज, ये हो गया। तीसरा हो गया RVNL, ये कौन है? ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। तो अभी आप एक चीज़ समझो, जो अगर हम इंडिया के नीचे वाले हिस्से को देखें, ठीक है, गुजरात, केरल, ठीक है, उड़ीसा एंड ऑल, ये नीचे वाले हिस्से को हम सिर्फ इतने को आप समझो, यहाँ पे सी है, देखो कौन इन्वॉल्व है? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, ठीक है? अंदर से रेल लाइन है, फिर डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स है, कौन इन्वॉल्व है? मिनिस्ट्री ऑफ RVNL, ठीक है, रेल विकास निगम लिमिटेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, ये लोग इन्वॉल्व है। दूसरा अंडर से जहाँ पे रेल लाइन नहीं है वहाँ पे क्या है? रोड्स है, ठीक है, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स है, नेशनल हाईवेज है, वो किन का है? NHIA का है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंडर में। तो तुम चीज़ सोचो, जिस वाले भी जगह से ये सामान जल्दी से मूव करा सकते हैं वो सारे लोग इसमें आ गए। अब तुम सोचोगे कि एयरवेज, एयरपोर्ट्स क्यों नहीं आए? तो देखो एनीवे अगर कोई सामान बाई एयर मूव कर रहा है तो उसका मूवमेंट एक तो बहुत फास्ट है, ठीक। दूसरा, एयरवेज में बहुत ज़्यादा कॉस्ट रिडक्शन का अपॉर्चुनिटी नहीं है बिकॉज ऑफ द फ्यूल कॉस्ट, क्योंकि एक सामान मान के चलो मुंबई से अगर वेस्ट बंगाल जा रहा है, ठीक है, तो अगर वो एयरपोर्ट मतलब बाई एयर जा रहा है तो कैसे भी वो फास्ट है। दूसरा, इसमें कितना ही कॉस्ट कम कर ले, क्योंकि फ्यूल का कॉस्ट तो बढ़ गया है और फ्यूल के लिए हम डिपेंडेंट हैं बाहर के कंट्रीज से जो हमारे कंट्रोल से बाहर है। सो इन दैट सेंस वो उसको इसीलिए अलग रखा गया एंड ये जो MOU है ये कम्प्लीटली फोकस किया गया जहाँ पे हम एज ए नेशन कर सकते हैं, ठीक है, यूजिंग डिफरेंट बेनिफिट्स। NHIA के पास डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स है, रूट्स है ना, अच्छा नेशनल हाईवे है, रेलवे के पास फ्राइट कॉरिडोर अलग से है,
अभी आपने 2 दिन पहले के न्यूज़ में देखा है कि रेलवेज ने डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर को यूज़ करते हुए 4 व्हीलर्स फर्स्ट टाइम उन्होंने भेजा, राइट। तो ये काम हो सकता है। और मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट क्यों? बिकॉज शिप से जो सामान आता है वो सबसे पहले पोर्ट के रास्ते में ही कंट्री में घुसता है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ पे, वो है RBI अलाउस Amex टू एक्वायर न्यू क्रेडिट कार्ड। तो देखो, अमेरिकन एक्सप्रेस एक है ना कार्ड एजेंसी है। कार्ड एजेंसी इन द सेंस जैसे कि वीज़ा है जो कार्ड इशू कर सकता है, एक है मास्टर कार्ड, ठीक है, एक है अमेरिकन एक्सप्रेस, दूसरा है डिनर्स क्लब, और इंडिया का क्या है? रुपए, जिन लोग कार्ड इशू कर सकते हैं। तो अमेरिकन एक्सप्रेस को, मास्टर कार्ड को, डिनर क्लब को एक समय ने RBI ने इनको ये बोल दिया था कि आप नए कार्ड नहीं इशू कर सकते। रीज़न क्या था कि इनका जो डेटा स्टोरेज था, मतलब मान के चलो मेरे तुम्हारे पास मास्टर कार्ड वीज़ा का कार्ड है, राइट, तो मेरा तुम्हारा डेटा, अकाउंट रिलेटेड डेटा, ट्रांजैक्शन रिलेटेड डेटा, ये सब फॉरेन के किसी कंट्री के सर्वर में लोडेड रहता था, ठीक है। तो RBI के गाइडलाइंस एंड रूल्स के हिसाब से वो ऐसा नहीं कर सकते थे, और उन्होंने डेटा को इंडिया में मूव नहीं कर पाए बहुत जल्दी, इसीलिए दे वेयर बैंड। तो अगर हम बैकग्राउंड को देखें, मास्टर कार्ड, वीज़ा, अमेरिकन एक्सप्रेस एंड डिनर क्लब हैज़ बीन रिक्वायर्ड टू स्टोर इंडियन पेमेंट डेटा लोकली सिंस अक्टूबर 2018। दिस वॉज डन टू प्रोवाइड द रिजर्व बैंक अनफिल्टर्ड सुपरवाइजरी एक्सेस। तो देखो, ये जो इफेक्ट है, मतलब इनको जो बैन, अमेरिकन एक्सप्रेस को जो बैन किया था, ये मई 2021 को किया था ड्यू टू नॉन कॉम्प्लायंस विथ लोकल डेटा स्टोरेज नॉर्म्स। ये था वो नॉर्म्स। तो अभी इनको फिर से कर दिया है कि हाँ भाई, आप इशू कर सकते हो विद इमीडिएट इफेक्ट। इसका मतलब जो प्रॉब्लम था कॉम्प्लायंस में, उसको अमेरिकन एक्सप्रेस ने सॉल्व कर दिया होगा, राइट। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया है। इसके बैकग्राउंड को ये समझना है कि मास्टर कार्ड को भी एक समय बैन किया गया था, डिनर क्लब को भी बैन किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ पे, वन नेशन वन फर्टिलाइज़र। तो देखो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। जैसा कि आपको पता है, प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना चलता है इंडिया में, जहाँ पे गवर्नमेंट क्या करता है, अलग अलग फर्टिलाइजर्स के लिए अलग अलग सब्सिडी देती है। सो अभी गवर्नमेंट क्या बोल रही है? अभी गवर्नमेंट बोल रही है कि जितने सारे कंपनी हैं, चाहे तुम पब्लिक सेक्टर कंपनी हो या प्राइवेट सेक्टर कंपनी हो, मतलब मैटर ये नहीं करता कि तुम सब्सिडी, मतलब तुम गवर्नमेंट ये बोल रहा है कि मैटर ये नहीं करता कि तुम एक पब्लिक कंपनी हो कि प्राइवेट कंपनी हो, तुम अगर ये जो फर्टिलाइजर्स है इंडिया में बेच रहे हो, तो तुमको एक ही ब्रांड, भारत ब्रांड नेम पे बेचना होगा। ऑर्डर पे उन्होंने ये बोला, ऑल फर्टिलाइजर बैग्स वेदर कंटेनिंग यूरिया और डाई एमोनियम फोस्फेट DAP और MOP NKP जितने भी हैं, इनके नाम होंगे भारत यूरिया, भारत DAP, भारत MOP, भारत NPK, ठीक है। तो इस नाम से होगा। तो इससे पब्लिक कंपनी को तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है ना, ऐसे भी वो पब्लिक कंपनी है, गवर्नमेंट उसके ओनर हैं, तो गवर्नमेंट उनको जो बोलेंगे उनको मानना पड़ेगा। बट यहाँ पे एक चीज़ समझो, प्राइवेट कंपनी का जो ब्रांड नेम है, मान के चलो कोई ब्रांड नेम बेचता था, एक्स ब्रांड नेम से बेचता था, अब गया ना उसका एक्स नेम, अब वो तो ये नाम को यूज़ नहीं कर पाएगा, राइट। तो ये प्रॉब्लम प्राइवेट सेक्टर के साथ देखा गया है, एंड ये प्रॉब्लम प्राइवेट सेक्टर वालों ने उठाया भी है, ठीक है। द ऑर्डर ऑल्सो स्टेट्स दैट द सिंगल ब्रांड नेम एंड लोगो ऑफ प्रधानमंत्री, ये जो योजना है इसका, the scheme under which the central government grants subsidy annually to fertilizers companies will have to be displayed on the bag. The order meanwhile said that the fertilizer company will not to procure old design bags from 15 September. 15 सितंबर के बाद से जितने सारे वो मैन्युफैक्चर करेंगे उनको नए वाले रूल्स में, मतलब ये जो रूल्स आपने देखा अभी, इसी रूल्स पे उनको प्लास्टिक बैग्स या जो भी फर्टिलाइज़र का बैग वो रहता है, उस बैग में ये सारे रूल लागू होंगे। मतलब उनको भारत ब्रांड नेम यूज़ करना है एंड लोगो रहना चाहिए PM BJP का, ठीक है। देन एंड द न्यू सिस्टम विल कम इनटू प्लेस फ्रॉम October 2nd 2022। October 2nd 2022 से ये लागू हो जाएगा। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ था। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ पे। ये एक स्टेट रिलेटेड न्यूज़ है, इसमें बहुत डीप हमको नहीं घुसना है फॉर बैंकिंग एग्जाम, बट येस हमको ये पता होना चाहिए कि ये कौन से स्टेट ने किया है, इसलिए ये न्यूज़ को हम पढ़ लेते हैं।
विजन डॉक्यूमेंट फॉर होलिस्टिक हेल्थ केयर। तो डॉक्यूमेंट का नाम क्या है? एडवांसिंग पीपल्स हेल्थ इन कर्नाटका। तो किस स्टेट ने लॉन्च किया? इसको कर्नाटका ने लॉन्च किया। तो ये वाले जो डॉक्यूमेंट है इसको 25 एक्सपर्ट्स फ्रॉम different field, especially from the healthcare field, has put their effort to make this vision document for the state. ठीक है। रोड मैप क्या है? रोड मैप है कि स्टेट में कैसे प्राइमरी हेल्थ केयर इन रूरल एरियाज को अपलिफ्ट किया जाए एंड टर्शरी केयर एंड टेलीमेडिसिन को कैसे बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, टेलीमेडिसिन को कैसे बढ़ावा दिया जाए एंड टर्शरी केयर को कैसे सेटअप किया जाए। तो ये है विजन डॉक्यूमेंट जो कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर बसवराज बोमानी जी ने अभी डॉक्यूमेंट को रिलीज़ किया है। राइट, आगे बढ़ते हैं अब कुछ वन लाइनर पे। सबसे पहला है होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। तो इसको डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर में टाटा मेमोरियल सेंटर आता है। राइट, उन्होंने 660 करोड़ रुपए खर्च करके उन्होंने मोहाली में ये कैंसर हॉस्पिटल बनवाया, होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। ठीक है, ये कहाँ पे है? मोहाली में है। राइट, आई होप आप इसको याद रखोगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे, वो है अमृता हॉस्पिटल इन फरीदाबाद। पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड स्टेट ऑफ द आर्ट अमृता हॉस्पिटल एट फरीदाबाद, मैनेज्ड बाय माता अमृतांजन्या मठ। ठीक है, तो ये जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है ये 2600 बेड्स का है एंड ये बिल्ड किया गया है अप्रोक्सीमेटली 6000 करोड़ रुपीज़ से। दिस इज़ एशियाज वन ऑफ द बिगेस्ट हॉस्पिटल। ठीक है, तो ये कहाँ पे हुआ है? फरीदाबाद में हुआ है। तो देखो ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो है ना अब एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। सो दैट इज़ व्हाट मेकिंग दिस न्यूज़ यूनिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कुछ वन लाइनर्स पे, वो है स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर आउटरीच वर्कशॉप। ये क्या है? तो ये ऐसा है कि मुंबई में कुछ एक वर्कशॉप हुआ जिसमें कुछ अलग अलग राज्य के, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश के सीनियर्स ऑफिसर्स आए, पार्टिसिपेट किए एंड उन्होंने ये डिस्कस किया कि कंट्री में जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चल रहा है इनको कैसे एक्सपेडाइट किया जा सके एंड इनको मतलब एक होलिस्टिक अप्रोच से कैसे, क्योंकि देखो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अक्रॉस द स्टेट चल रहा है तो कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है। तो वो कोऑर्डिनेशन के लिए जो यूनियन गवर्नमेंट है दे हैव टेकन द इनिशिएटिव एंड हैज़ डन इट। आगे चलते हैं, हम एक MOU के बारे में पढ़ते हैं। जो MOU है ये है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के साथ। तो ये क्या है? दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें ट्रांसजेंडर पर्सनस को इंक्लूड किया गया है आयुष्मान भारत के अंडर में। नाउ दे आर गोइंग टू गेट अ स्पेशल कार्ड विच विल बी नेम्ड एज आयुष्मान भारत TG+। ठीक, जिसमें उनको सोसाइटी विल बी लिंक्ड दिस स्माइल स्कीम विद द आयुष्मान भारत स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ आयुष्मान भारत स्कीम कब लॉन्च हुआ था? आयुष्मान भारत 23 सितंबर 2018 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, जिसमें एक फैमिली को 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है बाय स्टेट। राइट, तो ये ट्रांसजेंडर के हेल्थ के प्रति बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है थ्रू एन स्कीम। सो विद दिस वी हैव कम टू एन एंड, बट बिफोर आई एंड, यस्टरडे कल के कमेंट से किसी ने पूछा Tier 2 बॉन्ड जो इशू करता है बैंक वो क्या है? तो देखो सबसे पहले हम Tier 2 को समझने से पहले Tier 1 को समझते हैं। Tier 1 क्या है? जो Tier 1 कैपिटल जिसको बोलते हैं ना, ये वो कैपिटल है जो बैंक के फाइनेंशियल हेल्थ को समझाता है। फॉर एग्जाम्पल यू नो द प्रॉफिट, द रिजर्व मनी दैट दे हैव, उसके बाद इक्विटी, ये सारे चीज़ मतलब बैंक का फाइनेंशियल हेल्थ कितना अच्छा है वो बताता है Tier 1 कैपिटल। Tier 2 कैपिटल क्या है? ये है सप्लीमेंट्री कैपिटल, मतलब अनडिस्क्लोज्ड प्रॉफिट और मे बी अनडिस्क्लोज्ड इनकम। तो ये सारा चीज़ किस में चला आता है? Tier 2 में। तो Tier 1 वालों को वोटिंग राइट रहता है, वेरस Tier 2 को नहीं रहता है। तो बैंक जो Tier 2 कैपिटल Tier 2 बॉन्ड्स है वो इशू करती हैं, उस पे वोटिंग राइट्स नहीं होता है एंड वो रेगुलर इंटरवल पे उसको उसमें बैंक इंटरेस्ट पे करती है। मतलब वो एक डेट ही है, एक दिन जब वो ख़त्म हो जाएगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। बट अगर Tier 1 है
तो वहाँ पे बैंकों के पास ऑप्शन है कि वो इंटरेस्ट ना पे करें, एंड क्योंकि ये मेन कैपिटल है राइट बैंक का, मतलब आप बोल सकते हो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बैंक, तो यहाँ पे वोटिंग राइट आ जाता है, इक्विटी की बात आ जाती है, तो ये सारे डिफरेंस टीयर 1 एंड टीयर 2 बॉन्ड में है राइट। तो आई होप ये छोटा सा एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया, बट ऑल्दो यू नो टीयर 1 एंड टीयर 2 इज ऑल टुगेदर ए टॉपिक इन itself which can go up to 1 hour if we start to discuss the difference, you know, the properties and all. So एक बेसिक सेंस में आप यही समझ लो कि टीयर 1 जो कैपिटल है उसमें अगर कुछ दिक्कत हुआ तो बैंक इंसॉल्वेंट भी हो सकता है, पर टीयर 2 ऐसा नहीं है राइट, क्योंकि टीयर 1 बैंक के मेन फाइनेंशियल हेल्थ को बताता है, वेरएस टीयर 2 तो सप्लीमेंट्री है। With this, unfold your potential with IXMB. All the best. Prepare 50% faster with IXMB. मिलते हैं कल सुबह।